सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हमने देखा काफ़ी तवील उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि साजिशी और इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं कर सकते। सियासी इंतशारी टोला नफरत की सियासत से तौबा करे। उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो सिद्दक़े दिल से कौम के सामने माफ़ी मांगे, सिद्दक़े दिल से वादा करें कि वो तामीरी सियासत करेंगे। ऐसा सियासी लीडर जो कौम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जबकि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर डीजी ISPR ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाएं, लेकिन जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना और उसके मकासद क्या थे। इसका भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पर हमला कैसे करवाया गया, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों। यानी हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं, जिसमें आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब लाउड एंड क्लियर एक मैसेज उनका सामने आ चुका है कि PTI के साथ बातचीत नहीं होगी अनटिल और अनलेस वो इस हवाले से माफ़ी नहीं मांग लेते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये सियासी जमातों का काम है, रियासती इदारों का काम नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन में हमारे पैनलिस्ट क्या राय रखते हैं आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हम अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके साथ साथ एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए और शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, आज एक लाउड एंड क्लियर मैसेज कि नो डायलॉग्स विद PTI अनटिल वो अपने गुनाहों की जो 9 मई को लेकर कहा जा रहा है कि वो उस हवाले से माफ़ी मांग लेते हैं। किस तरह से ओवरऑल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं आप, ये 9 मई के हवाले से जो की गई? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आमना इसको इस तरह देखना चाहिए कि पिछले 3 हफ्तों से 2 इश्यूज़ पे बड़ी हमारे मीडिया पे बहुत बहस हुई थी। एक तो कि जी बानी PTI रहा होने वाले हैं, आखिरी स्टेटमेंट दिया था लतीफ़ खोसा साहब ने कि 30 अप्रैल को बाहर आ जाएंगे, वो गलत साबित हुआ। उसके बाद ये कि जी बातचीत हो रही है, फ़लाँ आदमी जो है ना बातचीत करवा रहा है, इन इश्यूज़ पे बात हो रही है, बाहर चले जाएंगे नहीं जाएंगे फ़लाना होगा और ये मामला जो है ना ठीक हो जाएगा। हम हमेशा ये कहते रहे, इस दौरान मैं ख़ास तौर पे कहता रहा कि ना बातचीत हो रही है ना बानी PTI रहा होने वाले हैं। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में जो मेरे 2 सेंट्स हैं और 4 टेक अवेज़ हैं बड़ा वाज़े तौर पे सामने आए गए हैं। वो तज़िया क्या बनता है, देखिए एक तो है कि जी फैसला कर लिया गया है कि जी बैक फुट पे नहीं रहना, प्रोएक्टिवली फ्रंट फुट पे होके खेलना है। एक फैसला हो गया और रादर फर्दर हार्ड लाइन लेनी है PTI के ख़िलाफ़, जो उनका बयानिया उसके ख़िलाफ़। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो है ना बड़ा वाज़े तौर पे सामने आई है कि जिस अंदाज से आपने देखा कि उन्होंने जब डिमांड की गई जुडिशल कमीशन की, उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स जो है ना इस कमीशन की डिमांड को रद्द किया, मुस्तरद किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे उन्होंने आवाज़ उठा दी या उसके बारे में बात कर दी कि जी ये अदालतें फ़ैसला ही नहीं कर पाती। 1 साल हो गया, फिर लंबी मिसालें दी। वो कैपिटल हिल पे आपने देखा है 6 जनवरी रिसरेक्शन हुआ, वो कहते हैं जी लोगों को सज़ाएँ हुई, वो कई लोग सज़ाएँ काट के भी आ गए। फिर लंदन का, बर्मिंघम का, फ्रांस का हुआ सारे वाक़यात। लिहाजा ये उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जी इस पर नहीं, अगरचे पुश बैक आया अदालतों की तरफ से उनको जो जजेस के हवाले से, लेकिन आज मेरा ख्याल है ये मैसेज दोनों को है, अदालतों को भी है माज़रत के साथ और PTI को भी। नथिंग, अगर कोई समझता है कि जी हम वेवर कर जाएंगे, ये नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से है कि जी उन्होंने कहा कि बातचीत हम नहीं करेंगे। आपने बातचीत करनी है, जाएँ सियासी जमातों से बात करें जो आपका असल फोरम है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो क्या तय करते हैं, वो अपनी चीज़ें तय करें। फिर साथ ही बता दिया कि तुम्हारा बयानिया कि जी ये 8 फरवरी और जो है ना वो 9 मई उसको लेट डूबा है, उन्होंने कहा गलत है, फिर फिक्र दे के बताए कि वो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आखिरी चीज़ आमना, आखिरी चीज़ चौथी चीज़ जो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे। देखिए वो अब लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान अपने आप को री इन्वेंट करें, तो नहीं लगता कि वो माफ़ी की तरफ जाएंगे। नतीजतन क्या होगा ये हम देख रहे हैं, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। ये जो और आज ये अदम इस्तेकाम हम देख रहे हैं मौजूदात में। जी एहतशाम साहब, ये जो आज आपने DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी, उससे क्या इम्प्रेशन मिला कि जो हालिया जो इकदाम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, जैसे उन्होंने कहा कि जी IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया
होने दें और पाकिस्तान को कर्जा ना मिले। ये जल्दी पर तेल का काम था जिसकी वजह से ये बड़ी आज हम देख रहे हैं कि हार्शनेस हमें दिखाई दी, कोई नरम गोशा नहीं है पीटीआई के लिए। क्योंकि पहले ये बातें जो बार बार कहा जा रहा था कि जी अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से वो कोर कमांडर पेशावर वहाँ पे पहुँचे अपनी टीम समेत, काबीना समेत, रमज़ान की अगर हम बात करें इफ्तारी के लिए, तो लेकिन उसके बाद मामला फिर से एकदम ख़राबी की जाने बढ़े हैं। ये कुछ ऐसे इकदाम थे, पीटीआई की गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए हम 2 दिन रह गए हैं, आज 7 तारीख है, 9 को आप देखें 9 मई पूरा 1 साल हो जाएगा। आपने देखा कि जिस अंदाज से मिलिट्री का अदारा ऑपरेट करता है, बड़ा कम बोलते हैं। बहुत अरसे के बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज मतलब है 2-2.5 घंटे की, कि उन्होंने बहुत सारे जिसको कहते हैं शुभात उनको दूर किया और बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने बता दिया कि जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किस तरह सोचती है और हुकूमत जो है ना वो भी इन सो मेनी वर्ड्स बता दिया कि वो किस तरह सोचती है। लिहाजा अगर ये समझा जाए कि जी हम किसी स्टेज पे वेवर कर जाएंगे या हमारे लिए कोई आसान हो जाएगा पीछे हटना, वो नहीं है। अब ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, देखें बीच में वो कहते हैं ना ऑप्टिक्स होती हैं, ये पॉस्चरिंग ये होती है कि आप रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, वो बीच बीच में चलते ही रहते हैं। लेकिन आप ना एक बात तो आप जहन में रखिएगा ना, जो डे 1 से मैं भी कह रहा हूँ, हमारे साथी भी कह रहे हैं कि 9 मई को अगर आप ये कहेंगे जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अभी लेटेस्ट दिल्ली टेलीग्राफ को आपने आर्टिकल लिखा, वहाँ पे भी इस तरह की बातें की, ये बातें कोई नहीं मानेगा। अब देखें ना, इतना कुछ करने के बाद अगर आप कहेंगे जी आपने खुद करवाया, तो आप मुझे बताएं कि लड़ाई कहाँ जाएगी। ये तो वो जिसको कहते हैं ना कॉल स्पेड अ स्पेड, ये वाली बात उन्होंने कर दी है। लिहाजा ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया कि भी जो आप रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, समझते हैं कि आप ये सो कॉल्ड मज़ामत से मुफाहमत निकलेगी तो नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों पे वो रियासत जो है ना वो पीछे हटती है, लेकिन इस मामले में आप देख लें, फिर उन्होंने साबित किया, सियासी जमातें देख लें, बाकी पूरा आप देख लें, वोट बैंक कौन लोग इनके साथ हैं। इवन वो कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें वोट भी दिया ना, वो भी इस बात को निगेट करते हैं कि 9 मई गलत हुआ। तो मेरा ख्याल है आमना आखिरी बात यह है कि अब होश के नाखुन लेने चाहिए, पीटीआई को अपनी सियासत बचानी चाहिए, आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहिए, वरना उनके लिए तबाही लगारे साहब, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में जो मामला हम देख रहे हैं, एक स्टेलमेट आ चुका है, जमूद का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह से अब मामला आगे बढ़ेंगे? आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? ये अच्छा किया आपने कि इस्तेलाह इस्तेमाल किया चेस की, शतरंज की, कहे ये जो है वो स्टेलमेट की सूरत हाल तक मामला चले गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई एक बुरा वाक़या था। हमारी तारीख़ के बहुत से बुरे वाक़यात हैं, उनमें से एक बुरा वाक़या ये था कि जो हमने मनाजिर देखे थे, जो कुछ हमारे सामने हो रहा था, जो टीवी की स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहा था, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई फ़िल्म चल रही थी या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का, अरेंज किस्म का ये फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी या ये चलाया जा रहा था। बहर एक वाक़या था, जो एक वाक़या नहीं, एक वाक़यात का एक तसलसल था जो हो रहा था। फिर उसके बाद जिस तरह इशारा भी किया DGISPR ने, वो क्या हुआ, रियासत ने क्या किया, रियासती इदारों ने क्या किया, या चलें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने क्या किया। उनके सामने 100 आदमी थे, 500 आदमी थे, 1000 आदमी थे, 2000 आदमी, कोई भी थे, गिरफ़्तार भी हुए। गिरफ़्तार होने के बाद क्या आपने फर्दन सबकी इन्वेस्टिगेशन की है? सबकी आपने फ़र्द जुर्म तैयार की, सबके फ़र्द जुर्म करके आपने उनके ऊपर जो है उनको इंडक्ट किया और कहा कि जनाब आपने ये जुर्म सरजद किया है। फिर उसके बाद क्या ऐसा हुआ है कि ये सारे मामला जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में चले गए हों? क्या वो मामला ट्रायल तक पहुंचा? क्या ट्रायल में कोर्ट्स के अंदर जाकर किसी ने आर्गूमेंट किया? क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ? क्या उसके बाद जाकर ये जो एविडेंसेस है उनको जांच पड़ताल की गई और क्या फ़ैसला हुआ? ये सब कुछ नहीं हुआ है। चंद अफराद पर जो है वो उन्होंने इंडक्टमेंट किया गया, चंद अफराद को जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन अभी तक मामला तो हमारे सामने, हमारी हद तक, हम नहीं जानते कि कहीं और हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है। अब ये कि वाक़या क्या था वो गलत था। कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि जनाब अपने ही सिक्योरिटी इदारे के ऊपर आप जो है वो चढ़ाई कर दें या चढ़ जाएँ, या उनके यहाँ फिर बड़े सवालात फिर भी आएंगे। हम ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, लेकिन ये सवाल भी तो है ना कि वहाँ से कितने फासले पर है CCPO हाउस जो है लाहौर का, जहाँ कोर कमांडर हाउस है, उससे कितने फासले पर है जहाँ पर रिहाइश गाह है पुलिस चीफ की, जो लाहौर का पुलिस चीफ है उसकी रिहाइश गाह कितनी दूर है। तो लाहौर पुलिस, मैं वैसे सवाल करता हूँ, लाहौर पुलिस क्या कर रही थी जिसका काम था लॉ इन्फोर्समेंट करना?
हमारे मुल्क के इतने बड़े इदारे पर अटैक हो रहा है तो पुलिस एक्टिवेट नहीं होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई ये ऑर्गेनाइज प्लान सब कुछ था, ऐसा बनाया गया था, मंसूबा था, कतन नहीं था, कतन नहीं था। ये लापरवाही थी, गलती थी, या वो दम बखुद रह गए या कुछ भी हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी इस हद तक पुलिस की है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की, और ठीक वो भी था। लेकिन ये कि बतौर सियासी इक़दाम के मैं इसको कतन नहीं मानूंगा कि ये सियासी इक़दाम था। राइट, ये गैर सियासी इक़दाम था, ये गलत इक़दाम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसने उनकी सियासत को बहुत पीछे। और हाल ही में जो कोई शहरियार आफरीदी ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ से और DGISI से बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज उन्हें जवाब मिल गया है कि जनाब आप मुज़ाकरात करने हैं तो जाओ सियासतदानों से। ठीक है, अगर उनकी जगह पर मैं होता, आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं फौरी तौर पर सियासी डायलॉग शुरू कर देता। मैं कहता बहरान में आ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, और हमें अपने लिए एक वैक्यूम चाहिए है, एक ऐसा मौका चाहिए कि हम जाएं, फिर अपने आप को रिलेवेंट साबित करें। तो फिर जाकर सियासी लोगों से मुज़ाकरात करना गुनाह नहीं होता है, कतल नहीं होता है, और दुनिया में हुआ है। जब जो है वो चर्चिल और स्टालिन एक जगह पर बैठ सकते हैं, जब रूजवेल्ट और स्टालिन एक जगह पर बैठ सकते हैं, तो कौन सी क़यामत आ जाती है अगर इमरान खान जाकर नवाज शरीफ के साथ बैठ जाए या आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठ जाए, कौन सा गुनाह आ जाए। सही है डॉक्टर साहब, तो अब ऑप्शन रहा भी नहीं ना, जहाँ पे कहा जा रहा था कि हम सबसे बात करने का तैयार हैं। अगर बाजवा साहब से उस वक्त बात की जा सकती थी, तो ये जो जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इशारा किया था, वहाँ से तो जवाब आ गया कि नो टॉक्स विद PTI। और दूसरा, जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी है कि जी मुतालबा आप करके कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश जो की जा रही है, ठीक है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तैयार है हम इसके लिए, लेकिन फिर वो इस चीज़ का भी अहाता करे कि 2014 में जो धरना था उसके मकासद क्या थे, जो हमला किया गया PTV पर और इदारों पर जो हमला किया गया उसका भी अहाता करे, ये भी देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो चीज़ सामने आ गई है और आनी चाहिए कि इमरान खान फ़ौज से बात करना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज इमरान खान से बात करना नहीं चाहती, और उसने रास्ता भी बता दिया, जैसे दूसरे साथियों ने कहा कि आप सियासी जमातों से बात करें, किसी भी टर्म पे नहीं। लेकिन फ़ौज 1 साल बाद आज पाकिस्तान की हुकूमती निज़ाम और अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। पूरा 1 साल हो चुका है, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। जो छोटी मोटी हुई है उसका जिक्र भी हो गया, 211 का, 221 का, 27 जून का, पेरिस का, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज भी अली अमीन गंडापुर और दूसरे लोग रियासत और रियासती इदारे को धमकी दे रहे हैं और हमला करने की बात कर रहे हैं, कब्जा करने की बात कर रहे हैं, छुड़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों? ये बराह रास्त रियासती इदारों को धमकी है। किसकी वजह से? पाकिस्तान के अदालती निजाम की वजह से, पाकिस्तान के हुकूमती निजाम की वजह से। ये हुकूमतें अपने मकासद, ये हुकूमत भी शामिल है इसमें। ये जो रियासती इदारों को धमकी दी जा रही है ना, आपने सही कहा लगारी साहब ने, कितनी इन्वेस्टिगेशन किया आपने, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कैसे मुल्क से बाहर चले गए लोग, किस तरह निकल गए, 1900 को गिरफ्तार किया, 2300 कैसे बाहर निकल गए, कैसे दहशतगर्द इन जगहों तक पहुंच गए। निगरान वजीर आला जवाब दे, वो उस वक्त निगरान वजीर आला था, वो उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि चंद 100 मॉब, चंद हजार दहशतगर्द जिनका ताल्लुक किसी सियासी तंजीम से जा, सही कहा उन्होंने कि कोई तालिबान नहीं थे ये, या कोई बहुत बड़े दहशतगर्दी की है सियासी लोगों ने, और बड़ी खतरनाक दहशतगर्दी की है। उन्होंने हमले किए रियासती इदारों पर, जिना हाउस पर, उन हीरोज पर जिस पर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान फख्र करता है। कहां थी उस वक्त की हुकूमत? क्या TLP ने जब अपने हक के लिए इस्लामाबाद आ रही थी तो उस वक्त 67 लाशें गिराई गई थी, 67। और दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर कोई मॉब
रियासत और हुकूमत को चैलेंज करती है तो लाशें गिर जाती हैं उनकी, लेकिन रियासत और हुकूमत नीचे नहीं आती। बताएं, उस वक्त का निगरान वजीर आला बना दिया गया उसको पीसीबी का चेयरमैन और बना दिया गया वजीर दाखिला। किसके कहने में बनाया है? क्यों बनाया गया उसको? क्या उसका फेलियर नहीं है? और ये लोग जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस है वो चीफ मिनिस्टर केपीके बन रहे हैं, वो एमएनएस बन रहे हैं, वो एमपीएस बन रहे हैं, उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। फौज रो रही है आज पाकिस्तान की अदालती निजाम पे। 11 मई का वाकया हो चुका है, यानी 9 मई का वाकया हो चुका है, 1 साल हो चुके हैं। मुझे बताइए, जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट होनी चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कितने लोगों का हुआ? अदालतों ने किसको सजा दी? फौजी अदालत लगाने के लिए ये हुकूमतें क्यों भाग रही है? पार्लियामेंट इनके पास नहीं है, अब तो बहुत कुछ इनके पास है, लेकिन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करते हैं? आखिर फौज को आज ये कहना पड़ा, और फौज ने एक बात भी कह दी कि हम कोई बातचीत। ब्रेक पे जाना। जी जी चलें जी, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। जुल्फिकार साहब देख लेंगे इस अहम मसले के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन का आगाज करेंगे फिर से। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से आज हमने DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, ख़ास तौर पे अगर 9 मई के हवाले से बात की जाए और PTI की सियासत को लेके जो उनका रिएक्शन था उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि PTI की जो लाइन है वो बदल नहीं रही। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो हालिया बयान है, जिस तरह से वो पुकार रहे हैं, अब मुज़ाकरात की जहाँ पर DG ISPR साहब कह रहे हैं कि सियासी जमातों से की जाए, लेकिन सियासी जमातों की जानिब उनकी जो बिहेवियर है या उनका एटीट्यूड है PTI का, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं बिलावल तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। तो ये किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? ना उनसे मामला आगे बढ़ रहे हैं, ना इनके साथ मामला ठीक हो रहे हैं। मुश्किलात में तो इजाफा नहीं हो जाएगा इनके? ऑलरेडी ज़ेरे अताब है PTI। देखिए, हम प्रोग्राम में हमेशा डिस्कस करते रहे हैं और इस बात को शायद इख्तिलाफ राय भी होगा इसमें, लेकिन कंसेंसस इस बात पर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते हैं बातचीत की। बातचीत, कल हम नए गवर्नर ने हल्फ उठाया था, शेख जाफ़र मंदुखेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर थे, उनकी एक बहुत अच्छी बात किसी ने कहा कि जी बातचीत, उसने कहा जिस माशरे में बातचीत के दरवाजे बंद हो जाए वहाँ वायलेंस और जबर ही होता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, अपने पॉइंट सामने नहीं रखेंगे, दूसरा आपके सामने पॉइंट रखेगा, और शाइस्तगी होनी चाहिए मेरे ख्याल में सियासत में। ये कौन सी अभी कोई फिल्म चल रही है, कोई बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है, लॉलीवुड की फिल्म चल रही है, गंडासे वाली पंजाबी फिल्म, हाँ बॉलीवुड बात की करें कि गंडासे वाली पंजाबी फिल्म चल रही है। मैं उसमें कहना नहीं चाहता था कि मैंने कहा ये नाउ पंजाबी की कोई फिल्म चल रही है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकता। भाई वो एक पार्टी का लीडर है, MNA है, आपकी तरह जिस तरह आप इलेक्टेड हुए हैं वो हैं, आपके इख्तिलाफात होंगे, आप उसको ठीक नहीं समझते होंगे, लेकिन आपने बातचीत करना है, आप उसको वेलकम करेंगे। अगर आप ये बात देखें, शाइस्तगी होनी चाहिए, आप एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करें, आप जाए गवर्नर हाउस उसको मिलने के लिए कि आप हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम पख्तून हैं, आप हमारे सूबे में आए हुए हैं, आपके साथ मुझे बताएं कि कोई आप खाना हमारे साथ चाय पी, कोई टाइम गुजार लें हमारे साथ। इसी गवर्नर चीफ मिनिस्टर दोनों सराय खालाजाद भाई हैं भाई, होती हैं इसी तरह जी, इसी तरह चीज़ें जो हैं, इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर अब इस तरह, अब माहौल को कितना ख़राब करता है कि आप कहते हैं कि तुम्हारा बिलावल यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, यानी कोई इस तरह की बात करना, कोई थड़े पर बैठे हुए हैं, कोई चौक में खड़े हुए कोई बात कर रहे हैं, शायद एक सियासी जलसे में भी आप इस तरह बात नहीं करते हैं। अच्छा, जुल्फिकार साहब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली पॉइंट के जुल्फिकार साहब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तजाद इस तरह से है कि एक दिन कहा जाता है अली मोहम्मद खान साहब आते हैं या बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं, उमर अयूब साहब आते हैं, वो आकर बात करते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन बयान चेंज होता है, कहा जाता है जी 2 पार्टीज़ के अलावा सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। फिर तीसरी जानिब हम जो उनके अगर बात की जाए एक्शंस की, वो बहुत डिफरेंट हैं।
जैसे कि अब अली अमीन गंडापुर साहब वो ये वाली बात कर रहे हैं, फिर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने आना था उनको उन्होंने रिसीव नहीं किया, फिर उसके बाद अब जो ये IMF को ख़त, टेलीग्राफ को ख़त, ये जो खतूत थे इन्होंने जल्दी पर तेल का काम किया, इसलिए आप समझ रहे हैं बड़ा हार्डकोर किस्म का रिएक्शन आया आज। आमना देखें, मुमकिन है कि मेरे साथी, मेरे पैनलिस्ट साथी मुझसे इख्तिलाफ रखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्फ्यूजन के शिकार हैं, लीडरशिप भी कन्फ्यूजन का शिकार है। यानी मुज़ाकरात के लिए खुद रास्ता नहीं बना रहे, ये रास्ता हमवार नहीं कर रहे बेसिकली मुज़ाकरात के लिए। अरे भाई नहीं, मैं कुछ आमना सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक कहना चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक बंदा आता है, एक बात लेके आता है कि मुझे तो बानी ने ये कह दिया, दूसरा आता है वो उससे मुख्तलिफ बात करता है कि बानी ने मुझे ये कह दिया, तीसरा आता है कुछ और, एक रसाकशी अंदर पार्टी के अंदर चल रही है। बात करना है, नहीं करना है, उनसे नहीं करना है, उनसे नहीं करना है, अच्छा करना है तो फिर उनको निकाल दें, वो करते हैं। आज DG ISPR की बात अगर देखें बहुत वाज़ेह है कि हम शरपसंद अनासिर जो अपना उनका रवैया, हम कभी बात नहीं करेंगे उनसे, इंसाफ कह दिया। आप चले जाते हैं अफ्तार डिनर पे भी चले जाते हैं अपने काबीना के साथ, एक अच्छा माहौल होता है, लोग कहते हैं कि चले कोई अच्छी बात है। अब फिर उसके बाद आपकी शर्त शराइत, इसका मतलब यह है कि KP के अवाम के नसीब में शायद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है और कोई और आप इस वक्त क्या शहबाज शरीफ साहब से आप बात करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, आप जाएंगे अपने मामलात उनसे लेके जाएंगे, टेकअप करेंगे। अगर ये रवैया रहेगा, कंक्लूजन मेरा ये है कि ये अगर रवैया रहेगा, मेरे ख्याल में कन्फ्रंटेशन और हीट जो है ज़्यादा बढ़ेगी। एक अदारे के तर्जुमान ने तो आज जो बता दिया, अब उसमें सामने अब इनके पास और कुछ ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन के तहत अगर ये ऑप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में आग बुझेगी, चीज़ें वापस कूल डाउन होंगी और आगे बढ़ेंगे। अगर इनके ये ऑप्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों को, हीट ज़्यादा होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को के ये साथ ये दूरी हो जाएगी। चंद पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर उनके करीब हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ दूरी होगी, उस अदारे से भी दूरी होगी, तो बहुत मुश्किल है फिर ये कोई मामला। चलें तो शाम साहब क्विकली ऐड कीजिए ताकि हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ें। वो लेटेस्ट आमना जो लड़ाई हुई ना, शेख वकास अकरम को कोर कमेटी ने, PTI की ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं ये 3 लोग जो हैं उनको मैं बेनकाब करूंगा, कल ही उन्होंने कहा है। तो ये एक नई लड़ाई उनके लिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं PTI के अपने अंदर भी हम देख रहे हैं जो इस वक्त तकसीम पाई जा रही है और इसी वजह से कन्फ्यूजन भी हमें दिखाई दे रही है। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। बड़ा सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें अदालत की जानिब से कई अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जो जज मुदाखलत देखकर कुछ ना करे उसे जज नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बेंच का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करी और हुकूमत ने तस्लीम भी किया कि मुदाखलत हो रही है। अब एक जानिब अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समातें जारी हैं, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें भी ज़ेर बहस हैं। इस हवाले से वज़ीर कानून का बयान भी बड़ा अहम है कि फ़िलहाल इन्हें काम की हिदायत नहीं मिली, लेकिन वो इस मामले को यकसर मुस्तरद भी नहीं करते। 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैम्प की हो गई है। 18वीं तरमीम में जजेस तैनाती के निज़ाम में तवाज़ुन था। दुनिया भर में जजेस की तैनाती का अमल अदलिया और इंतज़ामिया मिलकर करते हैं। इस मामले को किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आ रही है? 2019 में PTI ये चाह रही थी कि चीफ जस्टिस की, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनकी एक्सटेंशन कर दी जाए, लेकिन वो मामला नहीं बन सका। अब वाली हुकूमत भी चाह रही है और ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? मुहर्रिकात क्या है? बेनिफिशरी कौन है? डॉक्टर साहब देखिए, पहले तो ये है कि बात पूरी करने दीजिएगा, क्योंकि आप हमें लेती हैं उस वक्त जब ब्रेक आ रहा होता है, तो मुझे लगता है आप बाद में ऐड कर लें। मुझे सुन लीजिए, जी सुना करें आप कि अगर आप लेंगे तो बात तो नहीं है ना, फिर 2 मिनट मुझे मिलेगा, बाकी बैलेंस नहीं होगा ना, तो बातचीत आगे नहीं जा सकेगी। जी डॉक्टर। तो अगर या तो फिर आपके प्रोड्यूसर मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए पीछे से वो कह देते हैं कि जनाब जल्दी करो, तो फिर ये बात आगे नहीं जा सकेगी। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ भी देते हैं आवाम के लिए देते हैं। तो या तो फिर आप मुझे उस वक्त लिया करें जब ब्रेक में ना हो, या ब्रेक के बाद लिया करें। आपके पास ऑप्शन, आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते थे। मेरे पास सबूत होते हैं, टाइमिंग होता है, मैं टाइमिंग के साथ चीजें देख रहा होता हूँ। अच्छा जी, मतलब आप देख रहे हैं। चलें आपके सवाल पे आ जाते हैं और बता देते हैं आपके व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए कि देखें जी,
ये जो दो कंट्री का यहाँ पे जिक्र करूँगा, एक अमेरिका का, कि अमेरिका में 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और उसमें उनकी जो उम्रें हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो ताहयात हैं और अगर कोई चाहे कि पहले रिटायरमेंट हो जाए तो वो दे सकता है। अब मैं आ जाता हूँ भारत के ऊपर कि भारत जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्रें हैं वो 65 साल है और उनकी तकरीबन कोई चीफ जस्टिस को मिला के 31 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत 179 और 195 में तरमीम चाहती है मौजूदा हुकूमत, और ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से इसको करे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री हम ले लेते हैं, देखते हैं कि ये सियासी जमातों की का चेहरा दिखाना मुझे ज़रूरी है यहाँ पर कि सियासी जमातें और जुडिशरी में बैठे हुए लोग और पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, पोलराइजेशन है, इसको भी मैं इस तमाम चीज़ों से साबित कर दूंगा। सबसे पहले मुशर्रफ साहब ने 2002 में LFO के तहत लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उस वक्त के जजेस की एज जो है 3 साल एक्सटेंशन दी, यानी 68 साल, और आपके 65 साल वाले को 68 साल और 62 साल वाले को आपके 65 साल। लेकिन उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी ने सख्त तरीन एतराज़ किया और उसके बाद फिर डील हुई। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2003 में 17वीं तरमीम के तहत इन डील के नतीजे में, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN शामिल थी, उन्होंने वो ऑर्डर वापस ले लिया 17वीं तरमीम में। 2003 का ये केस है। सही। फिर 2019 में इमरान खान साहब ने आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बड़ी मेहरबानियां हैं, तो उसको एक्सटेंशन देने के लिए, उसको उसकी एज बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया इसी तरह, और वो बिल ये था कि पार्लियामेंट जो है कानून साजी करे ताकि इनकी एज 65 से 68 साल हो जाए और दूसरी 62 से 65 साल हो जाए हाई कोर्ट की, क्योंकि 179 जो है वो उसमें तरमीम सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है और 195 जो है वो हाई कोर्ट के लिए होती है। अब आइए जनाब, जिस पर उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, कहा कि नहीं अच्छा अमल नहीं है, बुरा अमल है, नहीं होना चाहिए, जजेस को एज की क्या जरूरत है। अब आइए आप 2024 में PMLN जो है वो एक कानून लाना चाहती है और उस कानून में तरमीम चाहती है 179 में और 195 में, ताकि जजेस की एज 65 से 68 और दूसरे हाई कोर्ट की 62 से 65 हो जाए, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डॉक्टर साहब ये सोनली PMLN चाह रही है या पीपल्स पार्टी भी चाह रही है? मैं बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद पूछ लीजिएगा कि ये जो मौजूदा 2024 है, वही पीपल्स पार्टी, वही PMLN जिसने 2002 में ऑब्जेक्शन किया और 2019 में ऑब्जेक्शन किया, और आज वो लाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि आज जो चीफ जस्टिस है उनको 3 साल मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में जो PTI लाना चाहती थी, आज वो ऑब्जेक्शन कर रही है, आज वो मना कर रही है। तो ये है वो सियासी जमातों का चेहरा कि किस तरह अपनी जुडिशरी को में अपनी कंट्रोल करने के लिए, अपने जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो भी प्रोटेक्ट हो, ये काम करती है, वरना कानून और असूल नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को, 25 करोड़ आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि चीफ जस्टिस की उम्र 68 साल हो, 78 साल हो या 62 साल हो। उनको इंटरेस्ट है निजाम इंसाफ से। उनका 57,000 केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी 23 लाख से ज्यादा अदालतों में केसेस पाकिस्तान में मौजूद है। आज भी पाकिस्तान के लोग धक्के खा रहे हैं। आज भी DGI SPR निजाम इंसाफ कर इंसाफ मांग रहा है, रियासती इदारा कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये है उन
सियासतदानों के चेहरे अपनी कन्वीनियंस के लिए कानून साजी की जाने बढ़ जाते हैं। जुल्फ़िकार साहब, अब यहाँ पे जो सियासतदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, 2019 में पीटीआई चाह रही थी, अब 2024 है, यहाँ पर अब हम पीएमएलएन का इंटरेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं इस मामले में। इससे एक इसका ये पहलू भी तो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम बढ़ेगी, जहाँ पर ऑलरेडी एक पोलराइज्ड माशरा हम देख रहे हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी कहा जा रहा है कि तकसीम है और मजीद बढ़ेगी। इससे क्या क्या किस तरह से देख रहे हैं एक्सटेंशन के मामले को? देखें, एक्सटेंशन वाकई ये बात है कि आप एक्सटेंशन अगर बढ़ा ये देना चाहते हैं, उम्र बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी तो उसको मिलना चाहिए कि निज़ाम इंसाफ को आप बेहतर करें। अभी तक ये है कि 8-8 साल 10-10 साल चीज़ें चल रही होती हैं और उसके बाद मामला तय नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। जजेस जो हैं वो अपना काम करें, जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि जो है वो, और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि क्या ये वो है कि जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं 3 माह के लिए, वोकेशनल जज बैठा रहता है 3 माह तक, 2.5 माह तक, 2 माह तक, एक बिल्कुल स्टेगनेंसी होती है, वो सिर्फ डे टू डे वाला मसला हो रहा होता है, बाकी चीज़ें नहीं। पूरा मुल्क चल रहा है, कोई छुट्टी नहीं करता, छुट्टी हुई 2 दिन ठीक है, 1 दिन छुट्टी ठीक है, उसका वो होना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आप जो जिस बात का इशारा कर रही थी, मैं उसको थोड़ा इस तरह ले लेता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वैसे ही एक बात कह दी। उनका इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट है, जो भी है उस पर बात करते हैं, लेकिन ज़रूर जजेस को या चीफ जस्टिस को ज़रूर उन्होंने ऑन बोर्ड भी लिया होगा, उनसे बात भी की होगी, क्योंकि कभी वो नहीं करेंगे जो चीज़ वो लाना चाहते हैं फिर जजेस उस पर इख्तिलाफ करें, उस पर इख्तिलाफ करें और वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बात चल रही होगी क्योंकि ये सर्व करते हैं। बाकी ये कि ठीक बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही है, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा था, वो एक डिक्टेटर ये चीज़ लाना चाह रहे थे, वो उनकी मुखालफत कर रहे थे। आज चीज़ें शायद वो देख रहे हैं कि चीज़ें एक तरफ फेवर होके आ रही हैं, घूम के इस तरह बूम रिंग की तरह वापस हमारी तरफ आएंगी। हम तो लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें तो हमने बड़े जनरल इंटरेस्ट में किया है, लेकिन चीज़ें हमारी तरह आ रही हैं, हम ज़ाहिर है इसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमारा भी इंटरेस्ट है और ये चीज़ों को, और ये इस पे भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि सिर्फ इनका इंटरेस्ट है या सब बहुत से लोगों का, ये सबका इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन लगारे साहब, आज मैं कादिर खान मंदोखैल साहब को सुन रही थी, वो किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए कह रहे थे कि एक्सटेंशन के हक में नहीं है। ये उनका अपना ज़ाती वैसे ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, इससे आगे जाके अगली हुकूमतें भी अपनी मर्जी की कानून साजी करेंगी। एक तो ये कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, दूसरा ये कि एक्सटेंशन रिजर्व सीट के मामले के बगैर कैसे मुमकिन है? देखें, बात यह है कि ये क्या होता है कि बीच में जब काम चल रहा होता है तो आपको बीच में सवाल आता है कि जनाब अब किसी ओहदे के लिए भी एक्सटेंशन, मैं तो समझता हूँ कि किसी भी ओहदे के लिए एक्सटेंशन जो है वो नामुनासिब है। आइन में एक मुकर्रर कर दी गई है, अगर वो चलती रहे तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जो बात डॉक्टर दानिश ने की है, असल तवज्जो उस बात पर देनी है आपने कि क्या निज़ाम इंसाफ चल रहा है, क्या अदलिया इंसाफ प्रोवाइड कर रही है, क्या लोगों के मुकदमात एक मखसूस मुद्दत में हल हो रहे हैं, क्या लोग जो अपीलें पड़ी हुई हैं, लाखों की तादाद में अपीलें पड़ी हुई हैं सुपीरियर जुडिशरी के पास, तब हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और ऐसे मामला भी पड़े हुए हैं जिन मामला सेटल्ड हैं, ऑलरेडी सेटल्ड हैं, रोज दोबारा चले जाते हैं पिटीशंस में, जो मामला तय हो चुके थे उसमें दोबारा चले जाते हैं, और जब ये एविडेंसेस भी आ जाते हैं कि यार अब ये तो तयशुदा मामला हैं, इनको तय कर लिया गया है, वो फिर भी चलते हैं, उस पर फिर भी डेटें पड़ रही होती हैं और फिर भी उस पर बात हो रही होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नज़र आता होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किस मुद्दत तक है। आखिर चलें भाई, आप 65 साल से 68 साल कर, फिर 68 साल के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आप अगर ये ख्वाहिश है जी 70 साल तक होना चाहिए, फिर क्या होगा, क्या मुकदमात जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्या इससे हम मसाइल हल कर लेंगे? मेरा ख्याल है कि मुद्दत ये मुलाजमत नहीं है, हम इसको मुलाजमत नहीं कह सकते हैं, ये जो है ये इदारों के ओहदे हैं, इदारों के मुनासिब हैं। और एक तो अमेरिका की रास्ता अख्तियार करें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जज तो रिटायर ही नहीं होता, सिरे से नहीं करना है रिटायरमेंट, और जब
ता हयात जो है वो रहते हैं, और ता दमे मर्ग जो जज है वो जज ही रहता है, बशर्ते कि वो छोड़ दे बीच में, कहे जी मैं नहीं करता हूँ, वो घर जाकर बैठ जाए, बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन रहते हैं। अगर ये बनाना है तो इस तरह से बना लें, लेकिन अफराद के रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो असल में ये झूला झूलने वाली बात होती है। आपको किसी ख़ास मनसब पर रहना है तो उस मनसब के लिए जो है उनकी ख्वाहिश नज़र नहीं आती है जो बैठे होते हैं। हमें तो बताएं ना जो ये किसी की ख्वाहिश हो। सही। अब बाद में खुलता है कि जनाब ये तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की ख्वाहिश थी कि तरीक़ाकार ये होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट जो है उसको बेकार कर दिया जाए। सही। हम कहते हैं 19वीं तरमीम वापस लेकर उसको रिफाइन करके ये अख्तियार मुंतकिल किया जाए, जो भी जज बने वो फिर पार्लियामेंट के थ्रू आए। पार्लियामेंट जब आइन बनाती है तो फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए उस पर अख्तियार कि फाइनल अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से आना चाहिए। जी एहतशाम साहब, आपकी जानिब बातें ये एक तो 2/3 मेजोरिटी के बगैर भी तो अमेंडमेंट करना आसान मरहला नहीं होगा इनके लिए, तो ये क्यों सोचा जा रहा है और इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, बुनियादी चीज़ तो आमना ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कह दिया कि जी अगर इस तरह की अमेंडमेंट आती है कि ये जजों की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। तो एक बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है, कह दिया गया कि जी हम इनको एक्सटेंशन देंगे, उम्र इनकी बढ़ाई जाएगी। चले, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात है कि 2/3 मेजॉरिटी, अभी आपने देखते हैं वो जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, अगर से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको रोका है, लेकिन अभी तक तो उनकी कहना चाहिए कि मेजॉरिटी है 2/3। अगर वो चाहें मुअत्तल है, लेकिन पार्लियामेंट में तो कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आमना, ये तो बहुत सारी बातें हमने कर ली ना। देखें आज की ये जो 6 जजों के हवाले से जो मेरा ख्याल है आज समाअत हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि जी अपने तौर पर खुद नोटिस लेना चाहिए अगर कोई जज को प्रेशराइज़ करता है, कोई कहा जाता है कि अगर साबित ना करे तो जनाब उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए उस जज पे जो साबित ना करे कि उसको किसी ने रीच आउट किया है या मुदाखलत की है। देखिए इस सारी गेम को आप इस तरह समझें कि अब जबकि आज आपने देख लिया कि आज इस पैनल में इख्तलाफात भी हो रहे थे, जिस तरीके से धड़ाधड़ असदुल्लाह मिनल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे, बैकफुट पे हुए थे चीफ जस्टिस। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए 12 तारीख को मंसूर अली शाह जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं वो जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा। हमने एक गौर से सुनने वाली बात है, ठीक है। वो 28 मई को वापस आएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है ना 18 को सेंट्रल एशिया के दौरे पे चले जाएंगे। वो 25 तारीख 24 या 25 को वापस आएंगे। इस दौरान एक हफ्ते के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना वो काम चीफ जस्टिस होंगे। तो जाहिर है एक हफ्ते के दौरान तो ये उनके होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कैंप के हैं, तो वो इस पे जो क्या कहते हैं समाअत नहीं होगी, ये मामला टल जाएगा। फिर ये 2 मेंबर नहीं होंगे, नहीं होगी बात, फिर चली जाएगी नेक्स्ट मंथ ये बात, ठीक है जी, जून में। अब जून में अब क्योंकि आपने देख लिया इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको डिले किया गया, कब समाअत होती है जून में। आप देख लें फिर क्या होगा। जून के शुरू के बाद 12-13 तारीख को समर वेकेशन हो रही है, 3 महीने की आमना समर वेकेशन है, और ये 12 सितंबर को इनकी वेकेशन ख़त्म होगी और 26 अक्टूबर को काजी साहब चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे। अब आप देख लें कि ये जजों का फैसला किधर जाएगा, कितनी देर इसमें लगेगी। बहुत सारे लोगों का आज ख्याल यही है कि ये मामला लटक जाएगा, शायद इस पर फैसला ना हो। अब देखते हैं क्या होता है जी। चलें जी, तमाम हमारे पैनलिस्ट का इस हवाले से राय सामने आ चुकी है। आप तब सबका मैं शुक्र के साथ ही थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।